हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? किसी का याद आया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग। अब देखो, हमारे पास एक ये ग्राफ है। इस चीज़ के बारे में मैंने बताया है आप लोगों को, इस चीज़ के बारे में मैंने बताया है आप लोग को टिप एंड ट्रिक वाले में। इसका मैंने बहुत सारा ट्रिक्स बताया है, ठीक है ना? हालांकि इस बार में हम लोग यहाँ पे भी देख लेते हैं, तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, देखो यार, मेरा मन बिल्कुल नहीं करता है गलत कुछ करने का, ठीक है ना? तो इसलिए मैं कुछ चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता आप लोग के साथ। तो इसीलिए मैं फुल्ली अपने आप को ऑनेस्टली काम करता हूँ। और अगर कुछ भी गलत होता है ना, तो मुझे लगता है यार ये सही नहीं हो रहा। ठीक है। देखो आर आर, ये देखो मैं क्या बताया था उस वीडियो में, मैं बता देता हूँ। जिन्होंने नहीं देखा कोई बात नहीं, आप लोग कोई आप लोग की मर्जी है, आप लोग नहीं भी देख सकते हैं, ठीक है ना? इट्स अपॉन यू। यहाँ से लेके ये वर्टिकल लाइन जो दिख रहा है ना, ये वर्टिकल, अरे यार सीधा लाइन बन जा यार, सीधा लाइन बन जा। देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला ब्लैक मार्कर ले लेता हूँ, है ना, ताकि अच्छे से दिखाई देगा। ब्लैक या रेड ले लूँ? रेड ले लेता हूँ, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये वाला जो है, और ये वाला वर्टिकल लाइन जो दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा है होमोजाइगस कंडीशन। ये होमोजाइगस कंडीशन दिख रहा है, ध्यान रखिएगा। वर्टिकल लाइन में ये सारे के सारे होमोजाइगोट दिखाई दे रहे हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों कैरेक्टर के लिए। अब ये होमोजाइगस में भी दो पॉइंट और, अगर दोनों होमोजाइगस और डोमिनेंट है तो ये एक दिखाई देगा ऊपर, और दोनों होमोजाइगस तो है ही लेकिन रिसेसिव है, तो वो दिखाई देगा नीचे। और देखो यहाँ पे एक ऐसा दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब एक डोमिनेंट है कैरेक्टर के लिए, दूसरे कैरेक्टर के लिए वो रिसेसिव है। आते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस में देखो दिखाई दे रहा है ना आपको, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, सारे के सारे, चारों के चारों हेट्रोजाइगस है, वो भी दोनों कैरेक्टर्स के लिए। दोनों कैरेक्टर्स के लिए सारे के सारे हेट्रोजाइगोट जीन आपको यहीं पे दिखाई देते हैं, यानी कि चार हमारे पास वैसे प्लांट हैं जो कि दोनों कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस हैं, ठीक है ना? ये पॉइंट याद रखना है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? येलो शेप के साथ, येलो जो कलर है सीड का वो डोमिनेंट होता है, इसके साथ जो रिंकल्ड जो है आपका जीन, यानी कि जो रिसेसिव है, वो मात्र तीन है, वो मात्र तीन है। और ये ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए दिख रहा है ना आपको ये, ठीक है। दूसरा चीज उसी ढंग से, अब देखो, जो राउंड शेप होता है आपके साथ, उसके साथ जो ग्रीन कलर होता है जो कि रिसेसिव है, ये भी मात्र तीन है। यहाँ देखो ये दिख रहा है आपको, ठीक है ना? इसी चीज को हम लोग रेशियो में भी दिखाते हैं, यहाँ पे देखो राउंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, और इसी को यहाँ दिखाते हैं रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो। यानी कि ये जो तीनों तीनों दिखाई दे रहा है, ये तीन तीन होते हैं। रिंकल्ड ग्रीन देखो एक है, ये जो लास्ट वाला है, और राउंड येलो जो एक है वो यहाँ पे है, और बाकी भी राउंड येलो है, लेकिन उनका जो जीनोटाइप है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है, ठीक है ना? मैंने जीनोटाइप का भी पर ट्रिक बताया है, उसको इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर सकता, क्योंकि इस वीडियो में मैं उस बात को नहीं करना चाहता, क्योंकि ये क्वेश्चन का सीरीज है ना। तो मैंने कुछ कुछ पार्ट्स एनसीईआरटी के लेना स्टार्ट किया था, तो लोगों को बहुत पसंद आया था। एक दो बच्चे ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया था, बोला था कि सर आपको करना चाहिए, तो मैं उसको कंटिन्यू रख रहा हूँ, बस इसे, और कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, हाउ मेनी पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट। देखो एक ह्यूमन बीइंग में कितने पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं यार, है कि नहीं? बस सेक्स क्रोमोसोम को भी आप लोग होमोलोगस में गिन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज एक्स का होमोलोगस पेयर जो होता है वो वाई एक्स ही होता है। एक्स के अलावा एक वाई है मेल में, लेकिन हम लोग उसको भी एक होमोलोगस पेयर में ही मानते हैं, ठीक है। द नेम क्रोमैटिन वॉज गिवन बाय, was coined by Fleming। एनसीईआरटी क्वेश्चन डायरेक्टली, केरला पीएमटी का क्वेश्चन है, लेकिन है एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्टली। पॉलिटीन क्रोमोसोम्स वेयर फर्स्ट ऑब्जर्व है। पॉलिटीन क्रोमोसोम को हम लोग बालबियानी रिंग्स भी कहते हैं, ठीक है, बालबियानी रिंग्स भी कहते हैं। सलाइवरी ग्लैंड में ये रिंग्स बना के रहता है, हमारे ह्यूमन बींग्स में नहीं होता, ठीक है ना? आंसर इसका इसीलिए बालबियानी होगा। 1881 में इन्होंने खोजा था, बालबियानी रिंग्स को पहले ऑब्जर्व किया था इन्होंने, ठीक है ना? द टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड द टर्मिनल। देखो ये चीज मैं पहले बताया है, ये सब चीज साइटोलॉजी का क्वेश्चन पता नहीं यहाँ पे क्यों दे दिया है। साइटोलॉजी क्वेश्चन हम लोगों ने सब चीज किए हुए हैं यार, है ना? साइटोलॉजी के हम लोगों ने सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, लगभग 450 या फिर 400 के आसपास, जो भी है, 300 ही मान लो, तो 300 क्वेश्चन के आसपास हम लोगों ने किए हुए हैं। मुझे अच्छे से क्वेश्चन का नंबर याद नहीं है, तो अभी हम लोग 1000 क्वेश्चन के आसपास पहुंचने वाले हैं, तो क्वेश्चन का नंबर अच्छे से याद नहीं, लेकिन हाँ, हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है ना? और ये लिख के रख लो, अगर बायोमोलिक्यूल, साइटोलॉजी और सेल वाला चैप्टर से अगर क्वेश्चन बाहर गया तो मैं क्या करूंगा पता है? अरे यार क्या बोलूं, 3-4 किताब और सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन मेरा मानो 99% चांस यही है कि नहीं जाएगा। मैं 1% फिर भी ले रहा हूँ, बिकॉज डेटॉल भी तो 99% ही जर्म्स को मारता है, तो मैं थोड़ा डेटॉल से ज़्यादा मजबूत हूँ। अच्छा, डेटॉल में दो कंपोनेंट होते हैं, क्लोरोसाइनोल एंड टर्पिनॉल, याद रखना है दोनों सेंटेंस को, ठीक है ना? दोनों कंपाउंड को याद रखना है, बिकॉज अभी बहुत फेमस है कोरोना वायरस के कारण, तो एनटीए में क्वेश्चन आ सकता है ये, ठीक है ना? एक से जनरल, और ये केमिस्ट्री में दिया हुआ है, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, याद रखिएगा दोनों कंपाउंड का नाम। 99% चांसेस था, आंसर इसका क्या हो जाएगा? टीलोमेयर हो जाएगा। ऊपर वाले पार्ट को टीलोमेयर कहते हैं, यहाँ पे टीलोमेरेज एंजाइम भी होता है, ये आपको
न्यूक्लियोलस बनाने में भी हेल्प करता है। इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने बात किया है पहले ही, हम लोगों ने 2-3 वीडियो पहले इसके बारे में बात किया था। मैंने बताया था कि रिकॉम्बिनेशन जहाँ होता है उसे रेकॉन कहते हैं। ये जो म्यूटॉन सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि म्यूटेशन जहाँ होता है उसे म्यूटॉन कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन जहाँ होता है उसे रिकॉन कहते हैं। सिस्ट्रॉन वो होता है कि एक जीन का कोई एक फंक्शन जहाँ पे उसका एक जीन है जहाँ पे आप लोग उसको कैसे कैसे ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है ना, पहले ट्रांसक्राइब करोगे फिर ट्रांसलेशन उसका हो सकता है, तो सिस्ट्रॉन कहते हैं। जैसे लैकोपिरॉन जो है, सिस्ट्रॉन एक छोटा सा पार्ट होता है जीन का, और यहाँ पे जीन है टोटली पूरा का पूरा जीन है। तो ये सही है, ये सही है, हाँ ये सही है, ठीक है, ये सही है। ये जो नीचे वाला है साइज के ऑर्डर में सजाना था हमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा होता है म्यूटॉन, बिकॉज यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड का भी म्यूटेशन हो सकता है। रिकॉम्बिनेशन एक जीन या एक सिस्टोन में कुछ पार्ट्स का हो सकता है, ठीक है ना। म्यूटेशन एक जीन एक न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे होता है जरा बताना मुझे। एक न्यूक्लियोटाइड का म्यूटेशन होता है हमारे सिकल सेल एनीमिया में। याद रखिए सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है, ऐसे मैं पूछ रहा हूँ उसी ढंग से, लेकिन एनसीईआरटी से मैंने बाहर पूछा नहीं ना, पूछा मैंने एनसीईआरटी से ही पूछा कि एक जीन का कहाँ म्यूटेशन देखने को मिलता है, तो सिकल सेल एनीमिया में देखने को मिलता है। सेंट्रोमियर इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम व्हिच हेल्प इन मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। देखो सेंट्रोमियर के अगल बगल क्या होता है, काइनेटोकोर होता है, इसी से आके स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, और ये क्या करता है, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम में हमें हेल्प करता है ना, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम में हमें हेल्प करता है दोनों एंड पे, दोनों पोल के पास। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, फिर सुनो यार, फिर ना फिर फायदा नहीं होने वाला, फिर आप एग्जाम देखे आइएगा बोलिएगा सर क्वेश्चन बना नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो मेरे वीडियो से ही आने वाले हैं, और इस बात को कोई भी निकाल नहीं सकता। ऊपर वाले जाके बोलेगा तो मैं बोलूंगा नहीं आप गलत बोल रहे हैं, इसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप लोग खुद तो सॉल्व नहीं कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं है सुनने का, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो सुन लो। 7 द क्रोमोसोम नंबर इन म्योसाइट, क्रोमोसोम नंबर 34 है म्योसाइट के अंदर। मियोसाइट क्या होता है, मियोसाइट उसे कहते हैं जो कि मियोसिस करने वाला है, किया नहीं है। इसका मतलब ये जो दिया हुआ 34 ना, ये 2n का नंबर दिया हुआ है, ये 2n का नंबर दिया हुआ है 34, इसका मतलब हैप्लॉइड नंबर n इज व्हाट, हैप्लॉइड नंबर n इज व्हाट 17 है ना, 17 ही होगा, ठीक है। आंसर है इसका एप्पल। मैंने यहाँ पे बिजली गिराई है इसीलिए ये क्वेश्चन शायद नहीं आने वाला। एप्पल का जिक्र नहीं है हमारे एनसीईआरटी में, ठीक है ना। ऑफियोग्लॉसम का जिक्र है, अनियन का जिक्र है, डॉग का भी शायद जिक्र नहीं है, ठीक है ना, डॉग का भी जिक्र। अभी देखो यहाँ पे यही है मैपिंग डिस्टेंस, इसी के बारे में हम लोग कह रहे थे अभी तक, जीन मैपिंग। मैंने पिछले वीडियो में या फिर इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग जीन मैपिंग करना सीखेंगे, है ना। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। देखो क्या है, 4 जीन दिए हुए हैं ए बी सी डी, सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है जरा ध्यान से देखो तो। 8D के बीच में 3.5 है, BC के बीच में 1 है, AB के बीच में 6 है, CD के बीच में 1.5 है, AC के बीच में 5 है। इसका मतलब AB जो है ना 6 है, इसका सबसे दूर यही है। ए सबसे शुरू में होगा, बी सबसे लास्ट में होगा, यानी और बी और सी और डी बीच में आएंगे। अब देख लेते हैं कैसे कैसे होगा। ए और बी के बीच का डिस्टेंस 6 होगा, ठीक है ना। आगे देखो कैसे हो जाएगा, इसका आंसर बताओ। ए और डी कौन कौन सा ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, फिर ए और डी इस ऑप्शन में, इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं हो सकता, ई ऑप्शन नहीं हो सकता, और डी ऑप्शन नहीं हो सकता। आते हैं हम लोग बी और सी में, देखते हैं ए के बाद बी होगा। और इसको सजाते हैं, देखो ए के बीच में 6 डिस्टेंस है, ए बी के बीच में कितना है 3.5 है, ठीक है ना। हम लोग बस डायरेक्टली कर रहे हैं, हर ऑप्शन को चेक कर ले रहे हैं, ठीक है ना, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा इससे, दिमाग नहीं लगाओ। जितने ऑप्शन को हम लोग ने एलिमिनेट किया है, जो बाकी ऑप्शन बचे हैं उसको हम लोग देख ले रहे हैं कैसे करके, चेक करके, ठीक है ना। ए बी के बीच में 3.5 है, बीसी के बीच में कितना है 1 है, बीसी के बीच में 1 है, तो एसी के बीच में कितना होना चाहिए 4.5 होना चाहिए, लेकिन एसी के बीच में तो यार 5 दिया हुआ है, इसका मतलब तो गलत हो जाएगा ना। तो आंसर होना चाहिए हमारे पास सी। देखो कैसे, एसी के बीच में कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, एसी के बीच में कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है यार, यही गलत हो जाएगा। बीसी के बीच में कितना है, बीसी के बीच में कितना है 1 है, बीसी के बीच में 1 है, और एसी के बीच में हमारे पास कितना है 3.5 है। इसका आंसर क्या होगा यार, ध्यान से देखो, इसका आंसर तो यही होगा, बी ही दिख रहा है हमें, मुझे ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, क्योंकि ए और डी के बीच में ए और, अच्छा यार, अरे यार क्या बोल रहा है ये, देखो पहले फिर से मैं बताता हूँ, देखो अरे यार गलती कर दिया ना मैं, देखो यहाँ पे ए और बी लिखा हुआ है, मैंने इसे डी पढ़ लिया। आप लोग भी बीच बीच में बोल रहे होंगे सर वो बी था, बी था, अरे बी था सर, वो बी था। अरे चलो ठीक, कोई बात नहीं, बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ, हाथ जोड़ के सॉरी आप लोगों से। तो ए और बी सबसे लास्ट में होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, बचा ही नहीं ए। और देखो मैं क्लियर कर देता हूँ, इरेज ऑल द इंक्स, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन ए या फिर ई में से हो सकता है, सी बी डी नहीं हो सकता। चेक कर लेते हैं, ए बी के बीच में है ऑप्शन, यहाँ पे देखो ए और बी के बीच में है 6, ठीक है, डिस्टेंस। फिर ए के बाद क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो ए और डी के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है, ध्यान से देखो, बताओ तो कौन सा है, हाँ 3.5 है सर, ठीक है, तो 3.5 है यहाँ पे, ओके। फिर डी के बाद यहाँ पे सी आ जाएगा, तो सी के बाद यहाँ डी और सी के बीच में डिस्टेंस क्या है 1.5 है, तो ए और सी के बीच में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बिल्कुल सही, आंसर हमारा ई हो गया।
नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन म्यूनिस्पर्म, देखो हमारे पास 44 प्लस 2 जो होते हैं, 2 यानी कि XX या फिर XY, ये जो है ये है ऑटोसोम्स, और ये है जो है ना ये सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है ना। तो ऑटोसोम्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑटोसोम्स 44 है, ठीक है, और बाकी जो 2 क्रोमोसोम 46 हो जाएंगे, टोटल पेयर जो है 23 हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। यहाँ पे भी देखो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, क्रॉसिंग ओवर वैल्यूज को देख रहे हैं और बता रहे हैं कितना लिंकेज है। इसका लॉजिक समझो, मैंने पहले ही बताया है, एक क्रोमोसोम के ऊपर अगर बहुत नजदीक है जीन तो क्रॉसिंग ओवर बहुत कम होगा, बिकॉज ये दे आर मैक्सिमली लिंक्ड। लेकिन अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन यहाँ है और ये जीन यहाँ है, तो देखो ए जीन, बी जीन और सी जीन, तो ए और बी जीन का डिस्टेंस बहुत कम है, इसी कारण क्रॉसिंग ओवर जो है COV यानी क्रॉसिंग ओवर वैल्यू जो होगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि ये लिंक्ड है, बहुत नजदीक है। दूसरी बात, ए और सी के बीच का जो वैल्यू होगा, ए और सी के बीच का जो COV होगा वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये बहुत दूर है, ये बहुत कम लिंक्ड है, ठीक है ना। अब उसी हिसाब से सजा रहा है हमें, यहाँ पे 4 जीन दिए हुए हैं TUVW। अब सबसे ज्यादा किसमें दिया हुआ है, देखो V और U के बीच में 30 हो रहा है क्रॉसिंग ओवर, इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों बहुत कम लिंक्ड हैं, इसका मतलब V और U शुड बी एट द एक्सट्रीम पोजिशन, है कि नहीं, शुड बी एट द एक्सट्रीम पोजीशन। तो कहाँ कहाँ दिख रहा है वी और यू एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, एक ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, यहाँ और यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। तो एलिमिनेशन से हम लोग निकाल लिए। देखो एनसीईआरटी से क्वेश्चन बोल रहा है लिए हुआ है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल एनसीईआरटी से क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पे ही है। अगर आप लोगों ने देखा है, अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा है हर चीज को, तो आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन लिया जा रहा है। आपको यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर, फिर क्या बोलते हैं, लिंकेज से क्वेश्चन लिया जा रहा है, तो बिल्कुल ये एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है। ये उसके कॉन्सेप्ट पे है, बिल्कुल एनसीईआरटी में इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, भले क्वेश्चन ना दिया हुआ लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिया हुआ है। आते हैं VT पे, देखो VT के बीच में कितना है, VT के बीच में 5 है, सबसे कम क्रॉसिंग ओवर हो रहा है VT के बीच में, इसका सबसे नजदीक होना चाहिए ये, है ना। अगर सबसे कम क्रॉसिंग ओवर है, क्रॉसिंग ओवर सबसे कम है, तो सबसे नजदीक होना चाहिए V और T। इसका मतलब हमारे पास VT नजदीक यहाँ पे है, लेकिन VT तो यहाँ बहुत दूर हो गया, एक ही जिन से बहुत दूर हो गया, तो आंसर हमारे पास D हो जाएगा। इस तरह से हमने लास्ट क्वेश्चन कवर कर लिया। इतना कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था लेकिन इतनी इजीली ढंग से कवर कर लिया, तो यार एक कमेंट तो बनता है ना। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी।